लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंचे। तमिलनाडु के वेलोर में जनसभा को संबोधित किया और उस दौरान जमकर कांग्रेस और वहां की स्थानीय पार्टियों पर उन्होंने हमले किए। वहां वेलोर में जनसभा कर प्रधानमंत्री ने गठबंधन प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान पीएम ने कहा कि डीएमके के पास करप्शन का कॉपीराइट है। पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। पार्टी एक फैमिली की कंपनी बन गई है। उन्होंने एंटी तमिल कल्चर को भी बढ़ावा दिया है। मोदी ने कहा कि डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में फंसाकर रखना चाहती है। और देखिए जिन सीटों पर इसका सीधा असर होगा उसमें वेलोर सीट है। एसी शनमुगम बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में, जबकि कांग्रेस की तरफ से डीएम कथिर आनंद को मैदान में उतारा गया और एसी शनमुगम के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां वोट मांगने पहुंचे थे। वेलोर के जरिए कई सीटों को तमिलनाडु के अंदर प्रधानमंत्री मोदी साधते आएंगे और सच्चाई यह भी है कि तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों में से वर्तमान में बीजेपी का एक भी सांसद नहीं है। अगर कर्नाटक को छोड़ दिया जाए, तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण के बाकी 3 राज्यों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। 129 सीटें हैं कुल दक्षिण के 5 राज्यों की और उनमें से महज 29 के आसपास पर बीजेपी है। और इसलिए जो मिशन 400 प्लस का नारा बीजेपी दे रही है उसमें सबसे बड़ा किरदार दक्षिण ही होगा। पूरी जानकारी हम आपको देंगे 9:30 बजे। लेकिन तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है, ये कहते हुए प्रधानमंत्री ने वहां के डीएम की सरकार पर जमकर हमला बोला और परिवार के लिए यह काम करती है, यह भी कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के जरिए किस तरीके से जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस डीएमके पर हमला बोला और अपने पक्ष में मतदान के लिए कहा, यह हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। हमें मिलकर इस 21वीं सेंचुरी में अपने भारत को, अपने तमिलनाडु को विकसित बनाना है। बीते 10 वर्षों में एनडीए की सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलप भारत की फाउंडेशन तैयार की है। आपको याद होगा 2014 के पहले भारत को कैसी नजर से देखा जाता था। हमारी इकोनॉमी वीक थी, देश में बिग या स्मॉल डिसीजंस ही नहीं होते थे, केवल स्कैम्स की खबरें आती थी। जब भी अखबार खोलो स्कैम, जब भी नेता का नाम सुनो स्कैम। भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत की इकोनॉमी कभी भी फेल हो सकती है, हिंदुस्तान इकोनॉमिकली डूब जाएगा, ऐसा कहा जाता था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर भी पहुंचे और वहां भी सभा को संबोधित किया। इस दौरान भी उनके निशाने पर डीएमके रही, कांग्रेस रही और जमकर हमला उन्होंने बोला। हमला बोलते हुए कहा कि डीएमके और कांग्रेस जैसी फैमिली पार्टी एक ही उद्देश्य रखती है कि किसी तरह से झूठ बोलकर सरकार में बने रहो। कांग्रेस ने इतने दिनों तक गरीबी हटाओ को नारा दिया, लेकिन गरीबी हटी नहीं। पर एनडीए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके अलायंस ने करोड़ों लोगों को मकान, बिजली, पानी के लिए तरसा रखा है, क्योंकि इनकी सोच थी कि सबको मकान और बिजली मिल सकता। लेकिन बीजेपी सरकार ने आवास दिए और बिजली पहुंचाई। 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया। इसमें अधिकांश एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं। उन्होंने कहा कि मेट्टुपालयम में कोयम्बटूर की ऊर्जा और नीलगिरी की सुंदरता है। नीलगिरी की चाय पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। एक चाय वाले का दिल का रिश्ता नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता। नीलगिरी की यह भूमि बीजेपी के लिए खास है। अटल जी के समय में नीलगिरी के लोगों ने बीजेपी को समर्थन देकर यहां का सांसद बनाया था।
तो देखिए कोयंबटूर लोकसभा सीट पर मुकाबला किन किन के बीच में है। बीजेपी की तरफ से अन्नामलाई को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि नीलगिरी लोकसभा सीट से एल मुरुगन को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि कांग्रेस की तरफ से गणपति कोयंबटूर लोकसभा सीट से मैदान में है और पोलाची लोकसभा सीट से ईश्वरा स्वामी मैदान में है। वहीं नीलगिरी से कांग्रेस की तरफ से ए राजा और एल मुरुगन के बीच में मुकाबला है। डीएमके और कांग्रेस जैसी फैमिली पार्टियों का एक ही एजेंडा रहता है, किसी भी तरह झूठ बोलकर सरकार में बने रहो। कांग्रेस ने इतने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। ये एनडीए सरकार है जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। बीजेपी सरकार ने करोड़ों गरीबों को पीएम आवास दिया, हर गांव तक बिजली पहुंचाई, 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया और इनमें अधिकांश एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं। तो आज एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण को साधने में लगे थे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम को साधने में लगे थे। दीदी के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और वहां बालूरघाट में रैली की और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठ कभी रोक नहीं सकती, केवल बीजेपी ही ऐसा कर सकती है। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हैं, फिर भी संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना पर आप राजनीति कर रही हैं। सालों तक आपकी नाक के नीचे अत्याचार होता रहा और जब टीएमसी के गुंडों को ईडी पकड़ने गई तब उन पर पथराव करवा दिया। उन्होंने कहा कि हमने सीएए का कानून पारित किया है। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही। 19 तारीख को कमल के निशान पर बड़े जुनून के साथ बटन दबाना है। दबाएंगे क्या? दबाएंगे। ये पूरे क्षेत्र के अंदर जो दारुण गरीबी फैली है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदारी है तो केवल और केवल कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस है। आप मालूम पड़ गए, यहां का दही, तांत की साड़ी और मुखड़ा शिल्प, तीनों को अगर विश्व प्रसिद्ध करना है तो यहां बंगाल में भी भाजपा सरकार बनानी है और मोदी जी को भी लाना है। भाई और बहनों, 2014 में हम आए थे, बंगाल की जनता ने सिर्फ 2 सीटें दी थी। फिर 19 में आए, आपने 18 सीटें दी। 19 में आपने 18 दी तो मोदी जी 300 से ज्यादा सीट से प्रधानमंत्री बने। अब 2024 में 18 से बढ़ाकर 30 करनी है और 370 पार करना है। मुझे बताओ, हो जाएगा ना? पक्का हो जाएगा? भाई और बहनों, हमारे सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने बम धमाकों से गूंजा कर दिया है। सोनार बांग्ला को कट मनी से परेशान किया है, भ्रष्टाचार से परेशान किया है। और सशक्त भारत अगर बनाना है तो सशक्त बंगला बनाना पड़ेगा, सशक्त बंगाल बनाना पड़ेगा। भाई और बहनों, बेलूर घाट के भाई बताए मुझे, जहां तक घुसपैठ चालू है, बंगाल सशक्त हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या?
घुसपैठ बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताने वाले हैं कि सपा ने जो अपना घोषणा पत्र निकाला है उस पर विवाद क्यों हो रहा है। जल्द हाजिर। सपा समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र के जरिए क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की जनता को वो रिझा पाएगी? क्या वाकई में वो जो लोकसभा की 80 सीटें हैं उन 80 सीटों पर एक बार फिर से सपा की साइकिल को चला पाएगी? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, जो विजन डॉक्यूमेंट 2024 से जारी किया गया है, जनता का मांग पत्र जिसको नाम दिया गया है, उसमें क्या क्या है देखिए। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के बाद इस घोषणा पत्र में की गई है 2025 तक जातीय आधारित जनगणना का जिक्र किया गया और यही कांग्रेस ने भी किया था। 2029 तक भूख से मुक्ति और गरीबी का पूर्ण उन्मूलन, किसानों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर करने की बात की गई है। कानूनी गारंटी के रूप में भी सभी किसानों को एमएसपी दिया जाएगा, यह भी घोषणा की गई है। भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि किसान ऋण 2024 में जोड़ लिए गए और जो सीमांत किसानों को प्रति महीने 5,000 रुपए पेंशन के तौर पर देने की बात कही गई। सभी कृषि प्रधान राज्यों में 10 किलोमीटर तक एक मंडी की स्थापना करने की बात की गई है। यूपी के गन्ना किसानों को समय पर भुगतान के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए की जाएगी और काम के लिए 150 दिन किए जाएंगे। सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल प्रभाव से भरा जाएगा। पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई है। इसके अलावा युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश भर के अंदर लागू करने की बात की गई है। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार पर पूर्ण रोक की बात की गई है। मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा, यह कहा गया है। गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 3,000 रुपए महा पेंशन देने की बात की गई और महिलाओं के लिए जीरो टॉलरेंस की बात इस घोषणा पत्र में की गई है। लेकिन घोषणा पत्र जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की कोशिश रही कि जिन लोगों ने सुझाव दिए उन सभी को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाए। जरा सुनिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस घोषणा पत्र को जारी करने के बाद क्या कुछ कहते सुनाई दिए, ये भी सुनिए। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जातीय जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। तो एक तरफ इंडी गठबंधन है और दूसरी तरफ सपा का घोषणा पत्र, लेकिन तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी और शराब घोटाले को लेकर जमकर सियासत। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी चुने हुए मुख्यमंत्री को दबाना चाहती है और साथ में आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। उस दौरान संजय सिंह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने जेल से कहा है कि सभी चुने हुए विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और वहां जनता की समस्याएं सुने। बस इसी मैसेज के आधार पर उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है और धमकी दी जा रही है कि तुम्हें अपने परिवार और वकीलों से मिलने से रोक दिया जाएगा। जरा सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। मतलब जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें, ये एक मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसकी जांच कराई जा रही है और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी, अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है
वो भी बंद हो जाएगी। कितनी खतरनाक बात है, जरा सोचिएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपने परिवार का हालचाल नहीं ले सकते। अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने बीमार बूढ़े मां बाप का हालचाल नहीं ले सकते, उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। तो जरा सोचिए, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वार किया तो बीजेपी ने पलटवार किया और बाकायदा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया और कहा कि आम आदमी पार्टी दरअसल जिस तरीके से राजनीति कर रही है वो सही नहीं है। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेते हुए केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे साउथ की क्या वाकई में मोदी का मिशन 400 प्लस बिना साउथ के मुमकिन है। आपको बताएंगे 5 राज्यों का इतिहास, वहां बीजेपी के समीकरण और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक जिसके जरिए 400 प्लस करने की तैयारी वो कर रहे हैं। नमस्कार।